Hello friends, today we are going to discuss on this YouTube channel Discourse on Law and Politics the previous year question paper of the BHU LB entrance examination of 2015. In the second series we have discussed 15 questions. Today we are going to cover 10 questions here because it has been seen that a kind of trend that the previous year questions has been asked in the upcoming LLB entrance examination. So therefore we are doing this kind of practice here and it will help us to know about the trends of the question, that what is the nature of the questions and on which part of the laws the questions are coming more in the entrance examination. So it will help us in that respect. So let's start the second series of this BHU LLB entrance question paper of 2015 here, and we will cover 10 questions here. So the first question which we are going to cover here, that the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 came into force with effect from, यानी कि जो जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है वह 2000 का जो एक्ट है वो कब से इफेक्टिव हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, आपको 1 अप्रैल 2000 का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद 1 अप्रैल 2001 का ऑप्शन भी है, एक एक 11 2001 का ऑप्शन है, 1 12 2000 का भी ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2001। तो ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उनके जो इन्फोर्समेंट डेट है, यानी कमेंसमेंट ऑफ जो डेट है, कब से वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको भी हमें ध्यान रखना होगा इंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान। दूसरा क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर अ पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स एंड बिफोर अदर अथॉरिटीज इज फॉर द टर्म ऑफ, यदि कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से इलीगली अवैधानिक तरीके से कोर्ट और अथॉरिटीज के सामने जो है प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए कितनी सजा होगी। इसके लिए एडवोकेट्स एक्ट में प्रिस्क्राइब है 6 मंथ का पनिशमेंट। तो वह व्यक्ति जो कि गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, जो ऑथराइज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसे अधिकतम 6 माह की सजा होगी इम्प्रिजनमेंट के तौर पर। तीसरा प्रश्न है कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट 1986 वाज पास बाय, किसके द्वारा ये पास हुआ है, किस सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, कर्नाटका और केरला। मैं आपको बता दूं, ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1986 जो है, इसके द्वारा जो है भारत में जो बेंगलोर का फेमस इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर 1 लॉ इंस्टीट्यूट है, वो जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो आपको पता है वो बेंगलुरु में है, तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसका उत्तर हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो है इस अधिनियम को पारित किया है। अब अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस कब इसको लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पर्पस क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो पर्पस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो यह जो वर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है, उसके वर्ष 2008 में जो अमेंडमेंट आया है उसके माध्यम से इसको वहां पे जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से ओरिजिनेट होती, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये। तो इसके 4 ऑप्शन है, कनाडा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, द यूनाइटेड किंगडम है। इसका सही उत्तर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका इसको भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका उत्तर होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको यूएसए बोलते हैं। तो इसका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लोकहितवाद की बात है उसका प्रारंभ यूएसए होता है। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है कि कौन से हाई कोर्ट की जो है हाई कोर्ट जो है अपना परमानेंट जो है बेंच रखता है पणजी में, यानी कि जो गोवा की राजधानी है पणजी में, वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, वहां पे कौन सा परमानेंट बेंच का बनता है हाई कोर्ट का। तो उसका उत्तर है मुंबई, सबसे नजदीक भी है। और अगर आप बाकी जो ऑप्शन है कोलकाता, कर्नाटका, दिल्ली से देखें, और ये सबसे नजदीक भी है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा आपस में काफी नजदीक के हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये नजदीक है, इसको टैकल करना इसलिए मुंबई को बनाया गया। इसका उत्तर होगा मुंबई। तो यानी पणजी में जो भी मामले होंगे उसको अगर
हाई कोर्ट में चैलेंज करना होगा तो मुंबई हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य सूचना अधिकारी है, सूचना आयुक्त है, जो मुख्य सूचना आयुक्त का कमिश्नर जो है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है? उसकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। यहाँ पे ऑप्शन 62 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, लेकिन इसका ऑप्शन है 65 ईयर्स। हाल में ही संशोधन किया गया है और इसके हिसाब से पहले ये जो जब ये 2005 में राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था तब उस समय इनकी जो सेवा काल है वो 65 साल तो था ही, उसके अलावा 5 साल के लिए भी था, लेकिन अभी संशोधन के द्वारा इसको 3 साल कर दिया गया है और मैक्सिमम 65 साल की ही आयु रखी गई है। अगला प्रश्न है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू फोर्स ऑन। अभी आपने देखा पहले ही एक चाइल्ड केयर पे एक लॉ था, जो उसके बारे में जुनाइल जस्टिस का जो लॉ था वो कब इन्फोर्स हुआ, एक प्रश्न आया। अब दूसरा प्रश्न आया है जो सीआरपीसी है 1973 की, ये कब से प्रारंभ होती है, कब से ये लागू होती है? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1974। काफी मिले जुले आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन, 1973 है, 1973 है और जून 1974 है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1974। अगला प्रश्न है कि वर्ड मजिस्ट्रेट यानी जो शब्द है मजिस्ट्रेट निम्न किस अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 22 और 21 है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 126 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है और 226 जो है हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, क्या क्या पावर्स उसको हैं। 22 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, तो मजिस्ट्रेट वर्ड जो है अनुच्छेद 22 में दिखाई देता है। इस श्रृंखला की सीरीज 2 में आखिरी प्रश्न जो हम कवर करने जा रहे हैं कि किडनैपिंग में, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज, यानी जब किडनैपिंग होता है किसी माइनर का, तो यानी 18 साल से कम लोगों का ही किडनैपिंग होता है। तो किडनैपिंग जब भी होगा तो हम माना जाएगा कि वहां पे वो व्यक्ति जो है 18 साल से कम आयु का है, कम उम्र का है। तो उसमें जो कंसेंट अगर कोई माइनर देता है उसका क्या मतलब है, क्या उसका कितना महत्वपूर्ण है वो? तो पहला ऑप्शन है पार्सली मैटेरियल यानी आंशिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा है होली मैटेरियल यानी अगर उसने सहमति दे दिया तो किडनैपिंग नहीं होगा। पार्सली इमैटेरियल आंशिक रूप से इमैटेरियल है, कोई मतलब नहीं है अगर सहमति देता है। और होली इमैटेरियल यानी पूर्णतः अप्रासंगिक है, अगर वो सहमति देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ऑफेंस किडनैपिंग का होगा वहां पे। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, यानी किडनैपिंग में यह बचाव नहीं चल सकता है कि माइनर ने यानी कि जो अवयस्क है उसने अपनी सहमति दी है इसके लिए। तो यह किडनैपिंग जो है एक प्रकार से माइनर के कंसेंट को बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करता है। तो इस प्रकार से इस सीरीज 2 में हमने कुल 10 प्रश्नों को देखा। आगे भी हम लोग चलते रहेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करें, क्योंकि हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जो कि BH2 रेलवे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो और कहीं भी जैसे इलाहाबाद या फिर जो है दिल्ली के रेलवे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी लोगों ने समय निकाल के इस YouTube चैनल को देखा। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी प्रश्नों को लाया जाए इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।